हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो शुरू करेंगे आज का आपका टॉपिक जो आपका यूनिट 3 से रहने वाला है। और यूनिट 3 की कल हमने शुरुआत कर दी थी, है ना। तो मैं आपको बता दूं, 2 क्लासेस आपकी चल रही हैं। एक क्लास पेपर 1 की चल रही है आपकी सुबह 10 बजे और एक क्लास आपके पेपर 2 की चल रही है जो कि आपकी रात्रि में नहीं चल रही है। अब आपकी वही क्लास शाम को 4 बजे चलती है, ठीक। तो एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 4 बजे, 2 क्लासेस 2 पेपर की चल रही हैं फिलहाल। आइए शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र के विषय में। तो आज के समय में मैं बता दूं आपको, शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। यद्यपि हम यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अन्य क्षेत्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, परंतु पर्यवेक्षण का प्रत्येक क्षेत्र में अपना अलग ही महत्व होता है ना। पर्यवेक्षण के आधार पर ही किसी संस्थान की, यानी कोई इंस्टीट्यूट की, किसी व्यक्ति की, किसी समूह की कार्यकुशलता, इसमें जो है क्या होती है, वृद्धि की जा सकती है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत विद्यालय के भौतिक संसाधन, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रतिमान, इन सब का भी अवलोकन और मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है। हमारे देश में शिक्षण कार्यों एवं गतिविधियों का संचालन सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। तो हम क्या कह दे सकते हैं कि पर्यवेक्षण भी इसके ही अनुरूप में किया जाता है, ठीक है। फिर समझिएगा बात को कि शैक्षिक पर्यवेक्षण तो हर फील्ड में किया जाता है, लेकिन जो शिक्षा से संबंधित पर्यवेक्षण होता है उसको हम शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाएंगे, है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र में शैक्षिक एवं प्रशासन संबंधी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं में सहायता प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल भौतिक पक्षों को ही नहीं बल्कि मानवीय पक्षों को भी पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षण संस्थान में समस्त शिक्षकों के पारस्परिक संबंध, अभिभावकों तथा समाज का शिक्षण संस्थान के साथ संबंध, इन सब पक्षों का भी पर्यवेक्षण किया जाता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण का जो दायरा है, जो सुपरविज़न का जो एक दायरा है, वो बहुत व्यापक है। क्या है? बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत व्यापक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण के दायरे के रूप में शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं से सिद्ध किया जा सकता है। तो पहला पहलू है इसका निर्देशात्मक कार्य, यानी कि इंस्ट्रक्शनल वर्क की अगर मैं बात करूं तो पर्यवेक्षक का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शिक्षा में सुधार करना। इसके लिए वह निम्न तथ्यों का पर्यवेक्षण करता है। पहला क्या है कि समझिएगा, पहला है आपका विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ, कि भाई अगर साइंस का टीचर है तो वो किस विधि का उपयोग करके पढ़ा रहे हैं ना। मैथ्स का टीचर है तो वो किस विधि का प्रयोग करके अपने क्लास में पढ़ा रहा है। हिस्ट्री का टीचर है तो वो कैसे पढ़ा रहा है। तो इन सब का अवलोकन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। फिर आपका श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, समय सारणी, शिक्षकों के मध्य कार्य का वितरण, छात्र का लिखित कार्य और उसमें शिक्षक द्वारा किया गया सुधार, साथ में शिक्षा की पाठ डायरी, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं शिक्षकों के मध्य कार्य का वितरण, छात्र का लिखित कार्य एवं उसमें शिक्षक द्वारा किया गया सुधार, शिक्षक की पाठ डायरी और कार्य की योजना, ये सब कुछ आपका निर्देशात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा, है ना। पाठ्य सहगामी गतिविधियों की बात करें तो ये भी आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण का ही एक पार्ट है। पर्यवेक्षक विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियों की आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए शिक्षण संस्थान में उसकी उपलब्धि इत्यादि का मूल्यांकन करता है। ये गतिविधियाँ आपकी कुछ इस प्रकार से हैं कि क्रीड़ा एवं खेल, नाटक, स्कूल पत्रिका, पुस्तकालय व्यवस्था है कि नहीं, शैक्षिक पर्यटन के लिए बच्चे टूर जा रहे हैं कि नहीं जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है कि नहीं, पिकनिक होती है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों की जो ये आपकी पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, यानी कि एक तो आपका जो पोर्शन होता है करिकुलम का वो तो पढ़ाना ही होता है, साथ में उनके साथ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अल्टीमेटली कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। अभिलेख एवं गणना पत्र की यदि मैं बात करूं, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स की, तो एक पर्यवेक्षक शिक्षण संस्थान की विशेषताओं एवं कमियों का पता लगाने के लिए कई प्रकार के रिकॉर्ड एवं रजिस्टरों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करता है। इन रिकॉर्ड एवं रजिस्टरों में कुछ इस प्रकार के तथ्य सम्मिलित होते हैं। पहला प्रवेश पंजिका, यानी कि एडमिशन रजिस्टर। उसके बाद में एक होता है आप अटेंडेंस रजिस्टर, आप लोगों ने भी अपने टाइम पे
अटेंडेंस रजिस्टर में चार्ट पेपर से कवर चढ़ा करके उसको डिज़ाइनर बनाया है ना अपने क्लास का, कि सारे क्लासेस में मेरा रजिस्टर अच्छा दिखे? बोलो अगर ऐसा किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रोकड़ बही यानी कि कैश बुक, लॉग बुक, स्टॉक रजिस्टर, रिसिप्ट बुक, ये सब आपका इसके अंतर्गत आएंगे। स्कूल के पर्यावरण की यदि मैं बात करूँ तो विद्यालय का जो वातावरण है शैक्षिक प्रक्रिया के सुधार में अत्यंत गहन भूमिका निभाता है। इसके लिए पर्यवेक्षक स्कूल व वातावरण के निम्नलिखित पहलुओं की निगरानी करता है, जैसे स्कूल अनुशासन हो गया, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक के मध्य संबंध हो गया, शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य संबंध, और स्कूल की भावनात्मक संस्कृति, छात्रों का सामान्य व्यवहार, आसपास की स्वच्छता, पेड़ों की संख्या और कक्षा का मनोनैतिक, शिक्षकों के मध्य संबंध, और साथ में शौचालय, कैंटीन एवं पानी की आपूर्ति की व्यवस्था, समुदाय के सदस्यों के साथ संस्था या स्कूल के प्रमुख का संबंध एवं परिसर संस्थान का सौंदर्यीकरण भी, ये सब आपका इस पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। विद्यालय के सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है मैनेजमेंट। ठीक, प्रबंधन का पर्यवेक्षण शैक्षिक क्षेत्र में पर्यवेक्षण का एक अन्य पहलू है। इसके बिना अगर हम बात करें तो संपूर्ण शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है इसमें सुधार एवं सफलता संदिग्ध रहती है। शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में कुछ पहलू हैं जो आपके सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसा पहला है कि संस्थान की प्रगति में शिक्षकों एवं समुदायों के सदस्यों को सहयोग करना। संस्था स्कूल के प्रगति के पथ पर ले जाने में प्रधानाचार्य की योग्यता बहुत अच्छी होती है। मतलब एक तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वो किस पर निर्भर होता है? प्रधानाचार्य पर निर्भर होता है। आप देखते हैं कि टाइम टेबल सेट करना, कौन से पीरियड में, कौन से सेक्शन में, कौन सा टीचर कब पढ़ाने जा रहा है, फीस से संबंधित चीज़ें और बहुत सी अन्य चीज़ें होती हैं जो प्रधानाचार्य के अंतर्गत होती हैं। संस्था के किसी भी कार्यक्रम की सफलता में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य का सहयोग एवं समन्वय। अब जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, वो बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये अपने आप में क्या बहुत अच्छी बात है ना। तो इसका भी क्रेडिट हम कहें तो टीचर्स और जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इन पे चला जाता है, क्योंकि इन लोगों के ही मैनेजमेंट की वजह से अच्छे से वो संपन्न हो पाता है ना। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न उप समितियों के सदस्यों के रूप में शिक्षकों को प्रदान की गई जिम्मेदारियां, प्रबंध समिति के साथ किसी प्रकार की समस्या, स्कूल की उपलब्धियां एवं असफलताएं। अगर मैं शिक्षकों के मार्गदर्शन की बात करूं, गाइडेंस टू टीचर की बात करूं, तो पर्यवेक्षक न केवल पर्यवेक्षण करता है बल्कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को मार्गदर्शन भी करता है। इस पर्यवेक्षण के लिए वह अपने अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करता है, जैसे शिक्षण में नवाचार, उपचारात्मक शिक्षण में नवाचार है। जैसे आप देख सकते हैं कोविड के आने के बाद में जो आपकी टीचिंग मेथड से इनमें कितना परिवर्तन आ गया है। पहले लोग वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, नोट्स, ग्रीन बोर्ड, इन सब का यूज़ किया करते थे और अब डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें समय के साथ साथ परिवर्तित होते जा रही हैं और इन चीज़ों के साथ में बच्चों को आगे सिखाना, करवाना चीज़ें, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, है ना। उसके बाद में सामुदायिक भागीदारी एवं समर्थन एवं संगोष्ठियों का आयोजन, सम्मेलन, बैठक एवं कार्यशाला की। फिर देखिए विकासात्मक गतिविधियां। पर्यवेक्षक स्कूल में विकासात्मक गतिविधियों का पर्यवेक्षण इन तथ्यों के अंतर्गत करता है। पहला, नवीन विद्यालय भवन की आवश्यकता होती है, निर्माण एवं उसकी प्रगति, विद्यालय द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक गतिविधियों का औचित्य, विद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई विकासात्मक गतिविधियों में आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन, विकासात्मक गतिविधियों में शिक्षक एवं समुदाय का सहयोग, विकासात्मक गतिविधियों में छात्रों एवं अभिभावकों का जो योगदान होता है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य क्या होते हैं, यानी मैम फंक्शन क्या होता है, जो एजुकेशनल सुपरविजन होता है। हम लोग आइए समझते हैं। जैसे कि आप आज के समय में देख पा रहे हैं, एट प्रेजेंट शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक हो चुका है और विस्तृत हो चुका है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा के विकास एवं प्रभावशीलता का आधार है, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। ये कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या है तो समझिएगा बात को। पहला कार्य है आपका उपयुक्त मानव संबंधों का विकास, यानी कि शैक्षिक पर्यावरण आपका जो है वो लोकतांत्रिक अवधारणा पर आधारित होने के कारण ये शिक्षकों के व्यक्तित्व, किसके, टीचर्स का जो व्यक्तित्व है, जो नेचर है, जो उसकी कह सकते हैं योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं और जो उसकी आवश्यकता, आकांक्षा और अंतर संबंधों पर ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत भिन्नता को उचित महत्व देते हुए शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करता है और द्वंद्व की परिस्थितियों को रोकते हुए वांछित उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सके यथा संस्था में
उपयुक्त मानव संबंध बने रहें, क्योंकि पर्यवेक्षण एक समूह गतिविधि है, इसलिए संस्था के विकास के लिए समूह के साथ कार्य करना। जैसे मान लीजिए भाई डिजिटल बोर्ड आया, अब डिजिटल बोर्ड सब टीचर को तो चलाना आता नहीं है ना, तो इसके लिए क्या किया जाए, एक सेमिनार रख दिया जाए जिसमें सारे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। उचित अधिगम वातावरण का विकास, तो किसी शैक्षिक संस्था में अधिगम वातावरण का विकास करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय के वातावरण में निहित विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व संवेगात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को निर्णय प्रक्रिया में उचित सहभागिता उपलब्ध करवाना, आवश्यक स्वायत्तता, सहयोग, निर्देशन तथा पुरस्कार की व्यवस्था करना शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्यक्षेत्र का मुख्य बिंदु है, जिसके द्वारा अधिगम वातावरण सहज, सरल व विस्तृत होता है, हम कह सकते हैं। तीसरा है आपका मनोबल विकास में सहायक। मनोबल शैक्षिक कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक दशा है जो इन्हें अपने कार्य करने व उद्देश्य प्राप्ति के लिए अग्रसर करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण कर्मचारियों व शिक्षकों के मनोबल को उच्च बनाए रखने के लिए प्रयोग करता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति की जा सके। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की यदि मैं बात करूँ तो शिक्षा का उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण उत्तरदायी होता है और पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया के समस्त पक्षों का विकास करके छात्र, शिक्षक एवं समाज को लाभ पहुंचाता है। शैक्षिक पाठ्यचर्या का निर्धारण की अगर हम बात करें तो शैक्षिक पाठ्यचर्या का निर्धारण, निर्माण, शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति, वस्तुनिष्ठ एवं वैध मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास, संगठन, संसाधन उपलब्धता, उचित संस्थागत वातावरण के विकास के द्वारा पर्यवेक्षण शैक्षिक पाठ्यचर्या का निर्धारण करते हैं। कार्य संतुष्टि का विकास, शैक्षिक पर्यवेक्षण उपयुक्त पर्यवेक्षण देकर कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि भाव का विकास करने में सहायता करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण समय समय पर उपयुक्त प्रयासों के लिए प्रशंसा पुरस्कार देकर कर्मचारियों को, भाई सीधी सी बात है कि कार्य संतुष्टि का मतलब यही कि जैसे मान लीजिए कि आप रोज जो हम कह रहे हैं वो आप वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर हम आपको बोलेंगे नहीं इसके लिए, अगर हम आपको कुछ पुरस्कार नहीं देंगे तो आपके अंदर भी वो मोटिवेशन नहीं आएगा, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो समय एवं संसाधन के समुचित उपयोग की अगर हम बात करें तो शैक्षिक पर्यवेक्षण समिति समय एवं संसाधन में शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अति सहायक सिद्ध होती है। पर्यवेक्षण द्वारा समय को अमूल्य संसाधन मानकर उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण से शैक्षिक क्रियाओं को सुचारू रूप से लागू करने की योग्यता प्राप्त होती है। ठीक, ये तो हो गए आपके इसके कुछ शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य के अंतर्गत की चीज़ें। अगर हम शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार की बात करें तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्या प्रकार होते हैं। तो शिक्षा एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया, आपको सबको पता है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। इसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। देखिएगा, शैक्षिक पर्यवेक्षण इस प्रक्रिया की गुणवत्ता में मदद करता है ना, कि भाई सीधी सी बात है, अगर सुपरविजन के अंदर रहेगी टीचिंग प्रोसेस तो सब आदमी अपना काम अच्छे से करेगा। अब देखो क्या होता है कि एक टीचर बच्चों से कहता है कि आपकी कॉपी प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के पास चेकिंग के लिए जाएगी, तो सब बच्चे फटाफट से कवर अवर चढ़ा लेंगे, अपना वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि प्रिंसिपल मैम के पास जब ये कॉपी जाए, मेरी या सर के पास जाए, तो लंका ना लगे। तो कह सकते हैं ना कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की जो प्रक्रिया है, इसकी मदद से शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ रही है। शैक्षिक पर्यवेक्षण को विद्वानों ने कई वर्गों में विभक्त किया है, परंतु प्रत्येक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के अधिगम को बढ़ाना तथा अधिगम में रुचि उत्पन्न करना। देखो बहुत से पार्ट में तो इसको वर्गीकृत कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, लेकिन इन सबका जो गोल है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं उद्देश्य है, वो एक ही है। वो क्या कि बच्चों में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए पढ़ने का, और ज़्यादा वो अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएँ, ये डेवलप करना है ना। शिक्षा शब्दकोश में शैक्षिक पर्यवेक्षण के 23 प्रकारों का वर्णन किया गया है, जैसे लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण, निरंकुश पर्यवेक्षण, समन्वयात्मक पर्यवेक्षण एवं राज्य निर्देशित पर्यवेक्षण इत्यादि। शैक्षिक पर्यवेक्षण के विभिन्न प्रकारों को एक चार्ट के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए भाई, वो चार्ट क्या है कि पर्यवेक्षण के कुछ इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। कैसे कि भूमिका यानी कि कार्य के आधार पर अगर हम बात करें तो निरीक्षणात्मक, निरोधात्मक, वैज्ञानिक, रचनात्मक, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम बात करें तो वैयक्तिक पर्यवेक्षण,
पैनल पर्यवेक्षण, निरंकुश पर्यवेक्षण और राज्य निर्देशित पर्यवेक्षण। ठीक, शैक्षिक पर्यवेक्षण के महत्व की अगर हम बात करें तो शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण एवं अधिगम में सुधार करता है, छात्रों को स्वयं को व्यवस्थित रूप में समझने में मदद करता है और शिक्षक स्कूल प्रबंधन में मदद करने में सक्षम हो जाता है। निजी एवं स्वैच्छिक स्कूलों में अनुदान के भुगतान में मदद करना, शिक्षण एवं अधिगम में उचित प्रकार से आकलन करना, ये सब आपके क्या है शैक्षिक पर्यवेक्षण के महत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षकों के मध्य संबंध को मजबूत करना, शिक्षा दक्षता में वृद्धि करता है, अक्षम शिक्षकों में विश्वास उत्पन्न करता है, विद्यालय एवं कक्षा की आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करता है, शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता भी प्रदान करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करें, आइए समझते हैं। सबसे पहले है आपकी गवर्नमेंट यानी कि सरकार। प्रायः सरकार द्वारा शिक्षकों को उनके कार्य के अनुरूप कम पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था, जिससे वे मानसिक रूप से असंतुष्ट रहते थे तथा कार्य के प्रति उनमें रुचि की कमी हो जाती थी। तो अब क्या है, सफल पर्यवेक्षण के पूर्ण रूप में सहायक नहीं हो पाते थे। अपर्याप्त स्टाफ की अगर मैं बात करूं, निरीक्षकों की कमी की बात करूं तो प्रायः देखा जाता है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहती है, मतलब टीचर्स की कमी है, जिससे शिक्षण क्रियाओं का समुचित निरीक्षण नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टाफ निरीक्षकों की कमी के कारण एक ही शिक्षक को अनेक कार्य देखने पड़ते हैं, जिससे समस्त कार्य समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। इस कारक से विद्यालयी पर्यवेक्षण का जो सफल नहीं हो पाता है। आप देख पाते होंगे इन सब चीज़ों को अपने आसपास भी, है ना। सामग्री एवं संसाधन के अभाव की अगर हम बात करें तो पता चले बुक्स ही नहीं है ना, संसाधन ही नहीं है, बोर्ड ही नहीं है, चौक ही नहीं है, पेन ही नहीं है, बहुत सी चीज़ें, बुक्स, करिकुलम, बहुत सी चीज़ें बच्चों के पास, लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है। विद्यालय में विभिन्न सामग्री एवं संसाधनों का प्रबंध करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है, परंतु इन सामग्रियों की कमी एवं संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय में उचित पर्यवेक्षण सफल नहीं हो पाता, जिससे शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती रहती है। शैक्षिक शिक्षकों हेतु सुविधाओं की कमी की अगर हम बताएं तो खराब सड़कें। प्रायः अधिकतर विद्यालय जो सुदूर क्षेत्रों में होते हैं वहाँ की सड़कें या रास्ते अत्यंत खराब होते हैं, जिससे वहाँ पहुँचने में परेशानी होती है, जो पर्यवेक्षण न होने का भी एक कारण है। मूल्यांकन तंत्र की शिथिलता को अगर बात करें तो सरकारी तंत्र की व्यवस्था अत्यंत शिथिल हो गई है तथा विद्यालयों में मूल्यांकन का कोई व्यवस्था का निर्माण ही नहीं होता है, जिससे पर्यवेक्षण भी क्या होता है, संभव नहीं हो पाता है। फंड की कमी भी होती है, भाई विद्यालयों को पर्याप्त फंड ना मिलने के कारण निरीक्षण कार्य भी पर्याप्त रूप से बाधित होता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार की नीतियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जो पर्यवेक्षण नीतियों में बाधक सिद्ध होते हैं। निरंतर शैक्षिक नीतियों में परिवर्तन से उनका निरीक्षण एवं मूल्यांकन भी करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, और प्रायः विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले निरीक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है, जिससे वे निरीक्षण की बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं। पर्यवेक्षक नियुक्ति का राजनीतिकरण की अगर हम बात करें तो प्रायः पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिकरण रहता है, जिससे उचित एवं प्रशिक्षित पर्यवेक्षक जो होते हैं इनकी नियुक्ति ही नहीं हो पाती है, जिससे निरीक्षण सफल नहीं हो पाता है। ठीक, टीचर्स की बात करूं अगर मैं तो कार्य के प्रति अव्यावसायिक व्यवहार। कभी कभी कुछ शिक्षक अपने कार्य के विपरीत कार्य करते हैं। शिक्षण कार्य के प्रति उनका व्यवहार प्रायः अव्यावसायिक रहता है। वे अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, जिससे उन्हें उचित पर्यवेक्षण के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं होती, जो पर्यवेक्षण का एक कारक है। रुचि की कमी। प्रायः शिक्षकों की रुचि इस प्रकार के कार्यों में नहीं होती है तथा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी रुचि शिक्षण में भी नहीं होती है। ऐसे शिक्षक पर्यवेक्षण कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, जो पर्यवेक्षण में सफलता में बाधक कारक होता है। मूलभूत ज्ञान या औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव भी रहता है, यानी कि विद्यालय में जो शिक्षकों को या तो पर्यवेक्षण का मूलभूत ज्ञान नहीं होता है अथवा औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके कारण उन्हें पर्यवेक्षण नीतियों का ज्ञान पर्यवेक्षण प्राप्त नहीं होता और वे उसमें समुचित रूप से सहभागिता नहीं ले पाते हैं। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षकों में समुचित ज्ञान, औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव उचित पर्यवेक्षण में बाधा का एक क्या है, कारक है। अनेक अप्रशिक्षित या अयोग्य शिक्षक की बात करें तो भारत में प्रायः प्रशिक्षित शिक्षकों को कहीं अधिक संख्या में अप्रशिक्षित या अयोग्य शिक्षकों की है। इन अप्रशिक्षित या अयोग्य शिक्षकों को नवीन नीतियों या प्रणालियों का ज्ञान नहीं होता है, और यदि ज्ञान होता भी है तो वे इस योग्य नहीं होते कि उनका क्रियान्वयन कर सकें। अतः ये भी विद्यालय पर्यवेक्षण को प्रभावित करने का एक क्या है, प्रमुख घटक है। समुदाय एवं समाज की अगर हम बात करें तो समुदाय एवं समाज द्वारा शैक्षिक पर्यवेक्षण को भी प्रभावित करने वाले कारण है। जैसे शिक्षा के प्रति संकीर्ण धारणा। बहुत से लोग आपने समाज में, अरे पढ़ाई लिखाई, ऐसे बोले, अरे पढ़ाई लिखाई क्या करियो, जब करे बियाह हो लड़कियों के लिए,
लड़कों के लिए क्या बोलेंगे, अरे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, नौकरी धरी न कुछ धरा है, पढ़ाई लिखाई के क्या करिए, धंधे में लगाओ, तुम्हारा खुद धंधा इतना चमक रहा। इस तरह से आदमी बोल देते हैं। तो ये क्या है, कि शिक्षण के प्रति जो है वो संकीर्ण धारणा है लोगों की, समाज की। समाज में शिक्षण के प्रति सामान्य जनता की संकीर्ण धारणा होती है। वे शिक्षण कार्य को तुच्छ समझते हैं और कम प्रतिष्ठापूर्ण मानते हैं, जिसमें शिक्षकों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जो उनका शिक्षण कार्य पर प्रभाव डालती है। अतः सामाजिक रूप से समुदाय एवं समाज की यह संकीर्ण धारणा विद्यालय पर्यवेक्षण को प्रभावित करती है, क्योंकि समाज में विद्यालय किसी न किसी रूप से क्या संबंधित होता है। शिक्षकों को निम्न स्थिति प्रदान करना, यानी कि समाज या समुदाय द्वारा शिक्षकों को निम्न स्थिति प्रदान की जाती है, क्योंकि शिक्षकों का वेतन भी कम होता है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्थिति में उच्च वृद्धि नहीं हो पाती है। अतः समाज में शिक्षकों को निम्न स्थिति प्राप्त कर होने से शिक्षकों का मनोबल भी टूट जाता है और वो उत्साहपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं, जो विद्यालय पर्यवेक्षण को प्रभावित करे। ठीक इस तरीके से आप देखेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एजुकेशनल सुपरविजन के दौरान। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विद्यालयों में प्रायः पर्यवेक्षण का कार्य नियमित एवं सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। कभी कभी तो ये मात्र औपचारिकता ही रहता है, हाँ बस आए टिक किया और चले गए वाला काम, है ना। पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन करने में बहुत सी समस्याएं आती है, जिससे पीछे कुछ मुख्य रूप से दो ही तथ्य सामने आते हैं। पहला, स्वयं प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षण के क्षेत्र में अयोग्य होना, और दूसरा, प्रधानाध्यापक के पास अधिक प्रशासनिक कार्यों का होना। शैक्षिक पर्यवेक्षण की समस्याएं कुछ इस प्रकार से भी होती हैं कि प्रशासनिक कार्यों में अधिकता के कारण, समझिएगा, प्रशासनिक कार्यों की अधिकता के कारण पर्यवेक्षण की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। अकेला प्रधानाध्यापक प्रशासनिक कार्यों में उलझे रहने के कारण पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाता। प्रधानाध्यापक सभी विषयों का पर्यवेक्षण करने में स्वयं को योग्य नहीं समझता, और शैक्षिक पर्यवेक्षण करते समय जो सुझाव शिक्षकों को दिए जाते हैं वे उन पर अमल में नहीं करते हैं। इसका एक कारण उनकी कार्यभार की अधिकता भी, भाई इतना ज़्यादा टीचर पे काम हो जाता है, ये भी एक काम है ना। तो एक शिक्षक को 8 में से 7 क्लास प्रतिदिवस लेने पड़ते हैं। उसके बाद में समझिएगा, शिक्षक गण पर्यवेक्षण का स्वागत नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका दृष्टिकोण और व्यवहार सहयोगात्मक नहीं होता है। पर्यवेक्षण अधिकारियों का दृष्टिकोण एवं व्यवहार सहयोगात्मक की अपेक्षा आलोचनात्मक दिखाई देता है। प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त कमेटी, पैनल या किसी भी प्रकार के अन्य पर्यवेक्षण का विरोध होता है, और अतः प्रगतिशील पर्यवेक्षण की विधियां काम में ही नहीं आती हैं। वास्तव में यदि हमें प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण करना है तो विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करनी होंगी। अब परंपरागत और आधुनिक पर्यवेक्षण में क्या अंतर है, हम लोग इसको समझेंगे। समझो बात को भाई। देखो, एक तरफ यहाँ पर है आपका परंपरागत शैक्षिक पर्यवेक्षण, एक है आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण। दोनों को समझेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज समझिएगा। इस तरफ सारे पॉइंट्स जो होंगे वो परंपरागत शैक्षिक पर्यवेक्षण से संबंधित होंगे, इस तरह जो सारे पॉइंट्स होंगे वो मॉडर्न एजुकेशनल सुपरविजन यानी कि आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण से संबंधित होंगे। तो पहला पॉइंट है आपका कि शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है वो एक प्रकार का निरीक्षण होता है, लेकिन जो आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है वो अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित होता है। परंपरागत शैक्षिक पर्यवेक्षण का स्वरूप संकुचित तथा आत्मनिष्ठ होता है, लेकिन जो आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है उसका जो स्वरूप होता है वह विस्तृत और वस्तुनिष्ठ होता है। परंपरागत शैक्षिक पर्यवेक्षण जो होता है वो आपका अस्वाभाविक और औपचारिक होता है, लेकिन आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है वो स्वाभाविक और अनौपचारिक होता है। परंपरागत शैक्षिक पर्यवेक्षण में मौलिकता एवं रचनात्मकता का अभाव होता है, लेकिन आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण में मौलिकता और रचनात्मकता पाई जाती है। शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक पर्यवेक्षण में क्या अंतर है ये समझिएगा। तो शैक्षिक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा के वातावरण में प्रशासन एवं नियमों और सिद्धांतों के उपयोग से है। वहीं अगर मैं शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात करूं तो शैक्षिक पर्यवेक्षण से हमारा तात्पर्य एक ऐसे सुनियोजित कार्यक्रम से है जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण प्रक्रियाओं में उन्नति तथा प्रभावशीलता लाना है। शैक्षिक प्रशासन उद्देश्यों एवं नीतियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। वहीं शिक्षा जो पर्यवेक्षण है वो एक लोकतांत्रिक तथा सहयोगी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षण स्तर को उच्च बनाने हेतु पर्यवेक्षक तथा बालक सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य शैक्षिक वातावरण में सुधार लाना है ताकि छात्र, शिक्षक, अभिभावक और अन्य कार्यकर्ता जो है वो लाभान्वित हो सकें, लेकिन इसका उद्देश्य शिक्षकों के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय में आवश्यक वातावरण तथा शिक्षण सुविधाओं प्रदान करना है। शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए सामान्य प्रशासन का अध्ययन 3 युगों में बांट कर किया जाता है, लेकिन शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत किसी भी युगों में नहीं बांटा जाता है। संगठन अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संभावना ही उत्पन्न करता है और इसमें शैक्षिक प्रशासन द्वारा उसकी प्राप्ति के क्रमिक रूप
उससे प्रयास किया जाता है। संगठन का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है और इसमें संगठन की अपेक्षा प्रशासन का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक होता है। ठीक, अब शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक जो निरीक्षण है आपका, इसमें क्या डिफरेंस है ना। उसके बाद में प्रधानाचार्य, यहाँ से देखो आपकी यूनिट 2 शुरू होगी। ठीक, तो अभी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे अब आपका कि शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है और शैक्षिक जो निरीक्षण होता है। अब ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एजुकेशनल सुपरविजन और एजुकेशनल इंस्पेक्शन में क्या अंतर होता है। एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है इसमें विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होता है, जो लेकिन शैक्षिक निरीक्षण होता है वो शैक्षिक निरीक्षण मात्र विद्यालय की कमियों को खोजने से संबंधित होता है। उन कमियों को दूर करने से उसका कोई सरोकार ही नहीं होता है। मतलब इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर मान लो वहाँ पे नल खराब है तो ये नल लगवा दें। हाँ, इनको सिर्फ वहाँ पर शैक्षिक निरीक्षण मात्र विद्यालय की कमियों को खोजने से संबंधित है कि भाई वहाँ क्या कमी है। लेकिन जो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है वो विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होता है ना। और जो शैक्षिक पर्यवेक्षण है ये आपकी एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये विद्यालय को दिन प्रतिदिन के कार्य या इनसे जुड़े व्यक्तियों के कौशल के विकास से संबंधित होती है। लेकिन जो शैक्षिक निरीक्षण होता है ये सिर्फ अल्पावधि के लिए होता है, बस आए निरीक्षण किया और चले गए। शैक्षिक पर्यवेक्षण को एक अबाध्यकारी एवं सहयोगी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। निरीक्षण में कोई बाध्यकारी एवं असहयोगी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक, शैक्षिक पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत नवीन अवधारणा है, लेकिन ये जो निरीक्षण वाली है ये प्राचीन अवधारणा है। जो शैक्षिक पर्यवेक्षण का दायित्व है वो विद्यालय के विभिन्न व्यक्ति जैसे कि प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, वरिष्ठ शिक्षकों में विभाजित होता है। लेकिन जो शैक्षिक निरीक्षण का दायित्व है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है। ठीक है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में सृजनात्मकता या नेतृत्व दिखाई देता है, लेकिन जो शैक्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया है इसमें कोई नेतृत्व नहीं दिखाई देता और इसमें नेतृत्व का क्या रहता है, अभाव रहता है। शैक्षिक पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों को प्रेरित करके उनसे कार्य करवाता है। शैक्षिक निरीक्षण में निरीक्षक अपने अधीनस्थों को किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण दायित्व बोध से सराबोर होता है और हम कह सकते हैं जो शैक्षिक निरीक्षण में दायित्व बोध की कमी पाई जाती है। ठीक, इस तरीके से चीज़ें हैं आपकी। अब देखिए यूनिट 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब 3.1 की अगर मैं बात 3.2 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्रधानाचार्य के विषय में पढ़ना है। ठीक है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कार्य होते हैं, इन सब के विषय में आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद में प्रधानाध्यापक के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, है ना। इन सब के मतलब अल्टीमेटली पूरा प्रधानाध्यापक के रूप में पढ़ना है। और उसके बाद में विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य कैसे कार्य करता है ये क्वेश्चन बनता है, प्रश्न में पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में। तो अल्टीमेटली जो ये काम होता है ना मेन किस पे होता है, प्रधानाचार्य पे होता है, प्रधानाध्यापक पे होता है। तो ये मान के चलिए 2 दिन में आपकी ये यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, ये मान लीजिए आप, है ना, 2 दिन में बस। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, यूनिट 4 करेंगे और फिर यूनिट 5 भी कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी कोर्स का अक्टूबर तक पूरा 15 अक्टूबर तक टारगेट है कि कंप्लीट करवा दें। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चलेगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और रिवीजन चलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे चलती है, एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे पेपर 2 जो आपके निर्देशन से संबंधित है उसकी चलती है। तो एक बार फटाफट से चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है, हमारा एप्लीकेशन भी पीजी पॉइंट के नाम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए उसके आगे आप ऑफिशियल लगा दीजिएगा, जब पॉइंट ऑफिशियल से आप जुड़ सकते हैं। ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी, एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए। करेंगे सेशन को एंड यहीं से। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।